नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन कभी कभी यही आरोप नेताओं के गले की फांस बन जाते हैं, क्योंकि आरोप लगाते वक्त नेता ये नहीं सोचते कि आरोप सही है या फिर मनगढ़ंत है, इसका भविष्य में क्या असर होगा। कभी कभी तो आरोप सिर्फ अपनी खींच निकालने के लिए भी लगा दिए जाते हैं और मामला मीडिया में बयान देने से लेकर अदालत तक पहुंच जाता है और फिर न्याय की आस जगती है। लोकसभा चुनाव हो या राजस्थान का विधानसभा चुनाव, हमेशा राजस्थान में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले की गूंज कांग्रेस की जुबान से सुनाई देती रही, मानो राजनीति में यही मामला उनको संजीवनी दे रहा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते थे जिसमें संजीवनी घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ना घेरा और ना कोसा। कांग्रेस का हर नेता आरोप लगाता रहा, राजनीतिक हत्या करने तक के आरोप लगे, लिहाजा मामला कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट में संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट दे दी। ऐसे में सवाल यही है कि विपक्ष की सियासी संजीवनी का काला सच क्या वाकई में सामने आ गया। आज बात इसी मुद्दे। सत्य को आप बादलों के आडंबर से आवरण से ढकने की कोशिश की जा सकती है, कालिक पोतने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अंततः सत्य उद्घाटित होता है। किसी व्यक्ति के चरित्र हनन करने का प्रयास जिस तरह से किया गया, उसके उन लोगों के मुंह पर आज न्यायालय के इस निर्णय के बाद एक तमाचा लगा है। क्या वाकई में मामला सिर्फ सियासी था या फिर इसमें जो आरोप लगाए गए और जिस सियासतदान पर आरोप लगाए गए वो सियासी थे? बहरहाल इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी और अतिरिक्त महाधिवक्ता नाथू सिंह राठौड़ जी। नाथू सिंह जी, शुरुआत आपके साथ, जरा बताइए कोर्ट ने फैसले के दौरान क्या कुछ कहा है, ये बता पाएंगे? माननीय न्यायालय ने केस के सभी तथ्यों पर पूरी गहनता से मंथन करके, पूरी गहनता से उस पर स्टडी करके ऑनरेबल जस्टिस अरुण मोगा साहब ने जो ये निर्णय दिया, वाकई ये निर्णय न्याय की सभी पहलुओं को छूता है। जिस तरह से पिछले 2 वर्षों से राजनीतिक द्वेष के कारण जो मुकदमे दर्ज हुए हैं और जिस तरीके से इस गजेंद्र सिंह जी के नाम को जबरदस्ती इस एफआईआर में इन्वॉल्व करने के लिए जो कथित रचनाएं रची जा रही थी, उस निर्णय ने उन सभी पर विराम दिया है। न्यायालय निर्णय करता है तथ्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर और जो केस के सर्कमस्टेंसेस जो घूमते हैं उसके आधार पर। जिस तरीके से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने गजेंद्र सिंह जी का नाम इस एफआईआर में, जो इस एफआईआर में उनका नाम नहीं और 5 बार एसओजी उसकी चार्जशीट फ्रेम कर सकी है, चार्जशीट पेश कर सकी, फिर भी उसमें नाम नहीं, परंतु जबरदस्ती प्रेशराइज कर अशोक गहलोत साहब गजेंद्र सिंह जी का नाम इसमें इन्वॉल्वमेंट करवाना चाहते थे। ये इनकी पर्सनल ग्रीवांस थी। पर न्यायपालिका में न्याय होता है और न्याय हुआ आज इसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिला है। माननीय न्यायाधिपति मोगा साहब ने पिछले 17 तारीख को लास्ट अंतिम प्रतिवेदन दिया एसओजी को कि अगर इसमें गजेंद्र सिंह जी का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है तो आप हमें लाके दीजिए इन 1 वीक। और आज एसओजी उसको लाने में विफल रही और इसी उन्हीं तब तथ्यों को आधार मानते हुए माननीय अरुण मोगा साहब ने गजेंद्र सिंह जी को बिल्कुल ही इस चार्जशीट से बाहर निकाला। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। यशवर्धन सिंह जी, क्या वाकई में द्वेष भावना के चक्कर में एक नेता को दागदार करने की कोशिश कांग्रेस लगातार करती रही? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है, मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन विजेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि करीब 1 लाख परिवार इस संजीवनी घोटाले में पीड़ित हैं। उनके करोड़ों रुपए, कम से कम 1000 करोड़ रुपए से ऊपर उनके पैसे डूबे हुए हैं और वो पिलर टू पोस्ट, 900 करोड़ रुपए वो पिलर टू पोस्ट भाग रहे हैं। उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है और पिछले सरकार में भी वो लगातार हर जगह उन्होंने एक संजीवनी पीड़ित संघ बना रखा है। वो जोधपुर, जयपुर, जहां भी वो जा सकते थे रिप्रेजेंटेशंस दिए और उन्हीं की अपील थी कि साहब इसकी जांच की जाए, किसी भी तरीके से हमारा पैसा निकले। जी
और इस मामले को इतना लंबा खींच गए हैं कि बहुत सारे लोग तो सड़क पर आ गए हैं। इसलिए उन सब लोगों से हमें संवेदना रखनी चाहिए और इस मामले का जल्द से जल्द निस्तारण हो। तो इसका मतलब ये है कि किसी एक के चेहरे पर कालिक पोत दी जाए? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इससे तो कोर्ट भी इनकार शायद नहीं कर रहा होगा कि घोटाला नहीं हुआ या पीड़ितों के साथ ठगी नहीं हुई, लेकिन क्या वो सारा का सारा एक नेता के हिस्से में इसलिए फोड़ दिया जाए क्योंकि उस इलाके के अंदर पॉलिटिकल राइवलरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो भी उस वक्त की एसओजी थी, उसने अपनी जो जांच थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार वो काम कर रहे थे। उसमें अगर बार बार अगर नाम आता है, मैं इसमें गजेंद्र सिंह जी के विषय में कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि कोर्ट ने उनके विषय में जो पक्ष दिया है। लेकिन जो एफआईआर भी दर्ज है उसमें भी उनका नाम नहीं था, एसओजी भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं ले पाई थी। लेकिन मैंने ना जाने कितनी बार इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के अलावा भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से सुना कि भाई गजेंद्र जी स्वीकार कर लें, गजेंद्र जी मध्यस्थता करें, गजेंद्र जी पैसा दिलाएं, गजेंद्र जी के परिवार में माताश्री इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व, ये सब हुआ है और राजस्थान में ही हुआ है सर। देखिए, उस विषय में जो कोर्ट ने कर दिया, मैं उस पर फिर से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, कोर्ट पे तो टिप्पणी कर ही नहीं रहा। कांग्रेस में तो कोर्ट के अंदर तो सत्यमेव जयते हुआ है, लेकिन कांग्रेस जो पूरे परिवार को लेकर आ गई थी इस केस के अंदर, उस वक्त जो भी क्या वाकई में एक राजनीतिक द्वेषता इस हद तक हो गई थी कि परिवार तक को लाया गया था? उस वक्त जो लीडरशिप के पास इंफॉर्मेशन थी, उसमें जो पेपर ट्रेल थी, उसके आधार पे वो बयान दे रहे थे। अब कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया। उस वक्त के मुख्यमंत्री, जो गृह विभाग भी थे, जो गृह मंत्री भी थे, तमाम एजेंसी जिनको रिपोर्ट कर रही थी, उनके पास इस तरीके की इंफॉर्मेशन जिसके कोई तथ्य नहीं, एफआईआर में नाम तक नहीं, और वो बयान दे रहे हैं सर। पॉलिटिकल बयानबाजी की जगह अगर आप बात कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि कोर्ट ने, मैं एक बतौर गृह मंत्री के तौर पर उनके बयान की बात, गृह मंत्री की मैं बता रहा हूं, अमित शाह ने खूब हेमंत बिश्वा शर्मा के खिलाफ बयान दिए, फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार के खिलाफ बयान दिए, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दिए, नारायण राणे के खिलाफ दिए, छगन देशमुख। एसपी मित्तल साहब, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि बीते 2 सालों से जो हम बयानबाजी सुन रहे थे वो सिर्फ राजनीतिक द्वेषता की वजह से कहिए, सियासी हथकंडा कहिए, या एक नेता की छवि को खराब करने की कोशिश कीजिए, इससे ज्यादा कुछ था नहीं? ना एफआईआर में था, ना एसओजी की रिपोर्ट में था, ना जांच में था, कुछ नहीं था, सिर्फ इसको पॉलिटिकली हाइप दी गई। देखिए विजेंद्र, इस पूरे प्रकरण के अंदर कई लोग जो है वो संदेह के घेरे में है। सबसे पहले तो वो जांच एजेंसी है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में ये कहती रही कि क्या नाम से गजेंद्र सिंह शेखावत दोषी है। बाकायदा अफसरों ने इस बात के बयान दिए और ये कहा कि पीड़ितों की हमारे पास शिकायत है। अब उन जांच एजेंसी के अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अशोक गहलोत के राज के अंदर बराबर क्या नाम से गजेंद्र सिंह शेखावत को दोषी ठहराते रहे। हमने देखा कि जब ये मामला आया कैसे, विजेंद्र आपने भी पूरा इसको कवर किया, आपने देखा होगा तो पहली बार क्या नाम से अशोक गहलोत साहब ने गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम लिया कि संजीवनी घोटाले के अंदर ये शामिल हैं, इनके परिवार के लोग शामिल हैं। और यहाँ तक कहा गया कि अफ्रीका के अंदर जो खाने खरीदी गई, जो संपत्तियां खरीदी गई, वो भी संजीवनी के पैसे से खरीदी गई, यहाँ तक के आरोप लगा। उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में मानहानि का मुकदमा किया। जब मानहानि का मुकदमा हुआ तो अशोक गहलोत खुद फंसते नजर आए, क्योंकि वाकई ये बात उस वक्त तक जब अशोक गहलोत ने आरोप लगाए तब तक एफआईआर के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम नहीं था। जब मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ तो आपने खुद ने देखा होगा कि सीएम हाउस में दरबार लगा, अशोक गहलोत उसमें मौजूद रहे एज ए गृह मंत्री के हैसियत से, और पीड़ितों से यह बयान दिलाए कि हाँ गजेंद्र सिंह शेखावत में शामिल है। सवाल उठता है कि क्या एक मुख्यमंत्री के आवास पर इस तरह का क्या नाम से राजनीतिक षड्यंत्र किया जाना चाहिए? आपके पास कोई सबूत नहीं थे, उसके बावजूद भी आपने पीड़ितों से कहलवाया। तब एसओजी भी जांच एजेंसियां भी कहती रही, साफ जाहिर था कि किस तरह से दबाव देके किसी तरह से भी गजेंद्र सिंह शेखावत को इसमें शामिल किया। जो एसओजी अशोक गहलोत के टाइम में कर रही थी गजेंद्र सिंह शेखावत है, उसी एसओजी से अब ये कहा कि नहीं गजेंद्र सिंह शेखावत निर्दोष है, इनके खिलाफ कोई हमारे पास सबूत नहीं है। तब जाकर न्यायालय ने उनको क्या नाम से दोष मुक्त किया। मैं ये कहता हूं आखिर ये जांच एजेंसियां दिखाना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है? मित्तल साहब, आप ये कह रहे हैं कि भाई एजेंसियों के पास सबूत होना और ना होना इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी सरकार है और किसकी सरकार नहीं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 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 गजेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा। विजेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वही एजेंसी है ना जिसने पहले जो अशोक गहलोत के इशारे पे ये कहती रही कि गजेंद्र सिंह शेखावत दोषी हैं, आज वही एजेंसी कह रही है कि नहीं कोई दोष। असल में देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि
कि अशोक गहलोत के शासन में इस बात की कोशिश की गई थी कि किसी तरह कालिक पोती जाए। आपको ध्यान होगा विजेंद्र, यहां तक कहा गया कि प्रधानमंत्री भी दोषी है। अशोक गहलोत ने अपने भाषण में कहा कि चूंकि क्या नाम से प्रधानमंत्री ने गजेंद्र सिंह शेखावत को अपना मंत्री बना रखा है, इसलिए वो भी दोषी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करी कि आप क्या नाम से गजेंद्र सिंह शेखावत को अपने मंत्रिमंडल से हटा दो, क्योंकि इन्होंने इन लोगों को लूटा है। तो ये सब क्या था, लेकिन आज जब क्या नाम से अदालत का फैसला है तो मुझे लगता है कि वही जांच एजेंसियां हैं, वही मैदान है, वही घोड़े हैं। और अब जो इसका आगे का परिणाम होगा। अच्छा ठीक है मित्तल साहब, मेरे पास बाकी पैनल भी है, लेकिन एक बस ऐसे ही सवाल मैं कर रहा हूं, मन में आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुत्र मोह में और पुत्र राजनीति के चक्कर में आरोप लगा दिए गए कि भाई अगर आरोप से छवि खराब होती है तो फायदा होगा, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात कीजिए या किसी और की कीजिए। विजेंद्र देखो, ये तो सही बात है कि क्या नाम से गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा था कि चूंकि मैंने अशोक गहलोत के बेटे को चुनाव में हराया है, इसलिए क्या नाम से द्वेषता वक्त मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि चूंकि अब क्या नाम से राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो दिल्ली में तो मानहानि का मुकदमा। ठीक है मित्तल साहब, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आशीष चतुर्वेदी जी, अब सवाल मेरा ये है कि अधिकारी तो वही है सर जो गजेंद्र शेखावत के खिलाफ कह रहे थे कि भाई ये शामिल है, इनके खिलाफ सबूत है, क्या उन अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी? विजेंद्र जी, आज का जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो अंततः सत्य की जीत है, और आपने भी अपने बैकड्रॉप पे लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते। और जब आप ओपनिंग रिमार्क कर रहे थे विजेंद्र जी, तो आप बोल रहे थे कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये कहीं खींच तो नहीं हैं, और वही विषय भी आपने उठाया भी कि जिस तरह से 2019 का लोकसभा का चुनाव होता है, उस समय के मुख्यमंत्री के बेटे वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और बहुत बड़ी पराजय उनकी होती है, और तब से ही एक षड्यंत्र चला गया कि किस तरह से हम इस राजनीतिक द्वेषता को एक निचले स्तर पर लेकर के जाएं। जो शुरू की एफआईआर है विजेंद्र जी, उस शुरू की किसी भी एफआईआर में, आरोप पत्र में, चार्जशीट में कहीं गजेंद्र सिंह जी का नाम नहीं था। जिस तरह से आरोप लगाए गए, उनके परिवार वालों के बारे में बोला गया, आप उनके मदर के बारे में, उनके फादर के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में जिस तरह से टिप्पणियां की गई, मतलब राजनीति में आपने जिस तरह से स्तर नीचे गिराया। और अशोक गहलोत जी ने, जहां तक मेरी जानकारी में विजेंद्र जी, सचिन पायलट को नकारा निकम्मा कहा, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां उन्होंने गजेंद्र सिंह जी के बारे में भी की है कि किस कारण से इनको मंत्री बना रखा है। मतलब आपने इतना स्तर नीचे गिरा दिया, और आज जो फैसला आया है उससे बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गया है कि गजेंद्र सिंह जी का उसमें कोई रोल नहीं था। और जहां तक संजीवनी घोटाले की बात है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी संवेदनाएं उन पीड़ित परिवारों के साथ है। निश्चित रूप से इस पे जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा सर? अब तो आपकी सरकार है, जांच कर रहे हैं ना, आपके नेता छूट गए हैं, नहीं उनके ऊपर से दाग भी धुल गया है, लेकिन उन पीड़ितों को तो कुछ नहीं मिला है। क्या बीजेपी सरकार ये आश्वस्त कर पाएगी कि इसमें जो भी दोषी हैं उनसे रिकवरी की जाए? बुलडोजर कुछ उधर भी चला दीजिए सर, उनकी संपत्तियों को ही कुर्क कर दीजिए। विजेंद्र जी, 2018 से 23 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, अगर ये मेरिट के आधार पर जांच करती तो काफ़ी चीज़ें निष्कर्ष के स्तर पर पहुंच सकती थी। लेकिन जिस तरह से जांच को डिरेल किया गया कि उसमें एक पॉलिटिकल एंगल को फिट करने का एक दूषित प्रयास किया गया, उसके कारण से निश्चित रूप से जांच से प्रभावित होती है। पीड़ितों को न्याय दिलाना कभी कांग्रेस का मकसद नहीं था, उस पीड़ितों के बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। शेखावत को टारगेट करना, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना इनका उद्देश्य था। यशवर्धन जी, भाई 5 साल आपकी सरकार थी, मैं बहुत मोटा मोटा सवाल कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा था, और जो सच भी है काफी हद तक, कि भाई पीड़ितों के साथ अन्याय हुआ, उनको लूटा गया है, तो जिनके ऊपर आरोप थे, मैं पॉलिटिकल आरोप की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें जो जेन्युइन आरोपी थे उनकी संपत्तियों को कुर्क करके दे देते पैसे। विजेंद्र जी, मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला था, जो संजीवनी घोटाला है, मल्टी स्टेट घोटाला है, और इसकी जांच बैनिंग एक्ट के हिसाब से सेंट्रल कोऑपरेटिव एजेंसी को करनी चाहिए थी। सेंट्रल कोऑपरेटिव ने स्टेट कोऑपरेटिव को आगे नहीं, आप करोगे जांच, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। जांच उनको करनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान 3 स्टेट्स का मामला था। उन्होंने नहीं की जांच। वो अगर जांच करते तो 5 साल उनके पास होते और उनको जवाब देना पड़ता, लेकिन उनको जांच करनी नहीं थी, उन्होंने स्टेट पर डाल दी। स्टेट की एसओजी, जो एसपी मित्तल साहब ने अभी मुद्दा उठाया, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं कि स्टेट की एसओजी ने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को इनपुट दिया कि साहब ये आरोपी हैं, उसी आधार पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने अपने मन से नहीं दिया, एसओजी ने कहा तब दिया। आज वही एसओजी अगर ये कहती है कि नहीं थे, तो उसमें नहीं सुना कि बाकायदा मित्तल साहब को आपने अच्छे से नहीं सुना।
कि कैसे सीएमआर के अंदर पीड़ितों को बुलाया गया, बुलाया नहीं, और खुद इसके घूम रहे बयान हैं। दिलाए गए, बुलाएंगे क्यों? एक जाजम सजाई गई अधिकारियों की, और उसके बाद यह तय किया गया कि भाई मानहानि के केस के अंदर अब कैसे बचा जाए, तो चलिए एफआईआर में जांच में नाम डाल देते हैं, पीड़ितों के हवाले से डाल देते हैं। संजीवनी पीड़ित संघ हर जगह जा रहा है, चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, कहीं पे जहां पे भी वो जा सकते हैं। बुलाया नहीं गया उनसे, वो बेचारे मिलना चाह रहे थे बहुत समय से, उनको बुलाकर पूछा गया कि आपकी पीड़ा क्या है। मुख्यमंत्री तो पीड़ा पूछेंगे ही ना, या उनको मना कर देंगे कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। अच्छा मुझे बताइए, 1 करोड़ लोगों को मोबाइल बांटने का खर्चा कितना था? इसका संजीवनी घोटाले से क्या लेन देन है? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, क्या मतलब है इसका? नहीं, संजीवनी घोटाले का अभी जो जम्मू कश्मीर में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? ये क्या बात हुई? बात संजीवनी घोटाले की चल रही है। आप किस तरीके से पीड़ितों को नचाया जाता है और वोटों के लिए लाभ दिए जाते हैं। हाँ, तो पीड़ितों को सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने नचाया है, उसको जांच करनी चाहिए थी। उन्होंने क्यों स्टेट पर डाली ये बात? और स्टेट की जो एसओजी है, उन्होंने जो इनपुट दिया उसी बात पे सीएम ने कही, उन्होंने अपने मन से थोड़ी कही कोई बात। नहीं, इनपुट तो वो दिया ना जो कहा गया गृह मंत्री की तरफ। आप वहां मौजूद नहीं थे, मैं वहां मौजूद नहीं था। इस तरह की काल्पनिक बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि अभी वाली एसओजी को कहा गया कि तुम मत बोलो। साहब, ये तो पूरा केस ही काल्पनिक है, अब इस पर भी काल्पनिक बातें ना करें तो फिर क्या करें? मेरा सवाल यह है कि जब एफआईआर में भी नहीं था, एसओजी की जांच में भी नहीं था, उस दौरान बयान आने शुरू हो गए थे कि भाई ये आरोपी हैं। अब ये काल्पनिक नहीं था तो क्या था? नहीं विजेंद्र जी, देखिए यशवर्धन जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वाभाविक रूप से वो कांग्रेस का बचाव करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि क्या किसी घोटाला यदि हुआ, आप कहते हैं घोटाला, देखो घोटाला तो हुआ है, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री सरकार के आवास में, मुख्यमंत्री सरकारी आवास में सब पीड़ितों को इकट्ठा किया जाए और उनके बयान दिलवाए जाए और उसका लाइव टेलीकास्ट कराया जाए? मैंने तो अपनी पत्रकारिता के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा। सर, हमने तो बहुत बार देखा भाई, इस तरह का। आप ध्यान नहीं है, हर बजट के बाद लाइव टेलीकास्ट होता था। मित्तल साहब, कि इस जिले से आभार व्यक्त करने साफा बांधने इतने लोग आए हैं, इस जिले से साफा बांधने इतने लोग आए हैं, कितनी बार लाइव टेलीकास्ट देखा हमने? नहीं, पीड़ितों का कब देखा? कोई घोटाला हुआ हो और पीड़ितों का कब देखा वो मुझे बता दो। पीड़ितों का आज तक कभी नहीं देखा गया। सर, वो लाइव टेलीकास्ट होता तो खुलासा होता ना, जिस तरीके से सबको इकट्ठा करके। और जब मुख्यमंत्री जब जोधपुर गए जी, क्या विजेंद्र भाई अगर वो लाइव टेलीकास्ट होता तो स्क्रिप्ट खुल जाती ना, इसकी स्क्रिप्ट क्या है? नहीं, बिल्कुल ठीक। देखिए विजेंद्र, वो लग रहा था कि सारा प्रयोजित है, चूंकि दिल्ली में मानहानि का मुकदमा दर्ज हो गया था तो इसलिए उसको बचाव में कुछ तो कहना ही था। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि अब ये मामला बहुत गंभीर हो गया है। संजीवनी घोटाले का मामला अब ये बहुत गंभीर हो गया है। अब क्या नाम से अशोक गहलोत साहब को ये जवाब देना पड़ेगा दिल्ली की क्या नाम से जो मानहानि के कोर्ट में है कि आपने किन आधार पर किया, क्योंकि अब एसओजी बदल चुकी है, एसओजी अब निर्दोष कह चुकी है क्या नाम से गजेंद्र। लेकिन एक मामला तो यशवर्धन जी ने बहुत अच्छा उठाया भाई, सवाल तो उनका गंभीर है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान मल्टी स्टेट केस था। सेंटर की सरकारी समिति को इसे होल्ड करना था, एजेंसी को होल्ड करना था, उसको जांच करनी थी। तो जांच से वो पीछे कैसे हट सकती है और इसको स्टेट इशू कैसे कह सकती है, जबकि 3 स्टेट इसमें जिम्मेदार या इन्वॉल्व थे? विजेंद्र, मैं विजेंद्र वही अपनी बात कह रहा था। अब चूंकि क्या नाम से गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो उसमें निर्दोष साबित हो चुके हैं और वो केंद्र मंत्री हैं, तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि संजीवनी घोटाले के जितने भी पीड़ित हैं उन सबको क्या नाम से उनका पैसा वापस दिलवाए, और इस मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, नाथू सिंह राठौड़ जी, क्या इस पूरे केस के अंदर आपको कोई भी दिखाई दे रहा है जो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात दूर दूर तक करता दिखाई दे, या सबको यह समझ में आ गया कि भाई पॉलिटिकली रिवेंज था, वो हाईकोर्ट के फैसले के साथ खत्म हो गया है, अब कम से कम पीड़ितों को सही तरीके से न्याय दिलाने की दिशा में सब आगे बढ़े? देखिए, ये सब इस पूरे केस को एक मूवमेंट देने का काम अशोक गहलोत ने किया था। अगर अशोक गहलोत साहब अगर चाहते
तो अपने पॉलिटिकल ग्रीवांस को इस केस से नहीं जोड़ते और इस केस का फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाते तो आज तक शायद सबको रिलीफ मिल चुका होता। उन्होंने उन सभी पीड़ितों के, मैं उनके प्रति खेद प्रकट करता हूं, उनके साथ जो भी हुआ है उसके लिए, उन सभी पीड़ितों के सर पर पांव रखकर और गजेंद्र सिंह जी को कुचलने का प्रयास किया, सिर्फ और सिर्फ मिथ्या प्रयास किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और जहां तक इसके अपील रिवीजन की बात है, एसओजी के एडवोकेट ने फर्स्ट अपीयरेंस पे कोर्ट में ये बयान दे दिया था कि गजेंद्र सिंह जी इस एफआईआर में नहीं है, ना इनका नाम है, ठीक है ना, उस अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने। उसके बाद एसओजी के जो हेड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे अशोक राठौड़ साहब ने भी उसको नहीं माना। फिर जबरदस्ती उनको इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने माना कि इस केस में गजेंद्र सिंह जी का नाम नहीं है और नहीं किसी तरह के इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। सारी ताकत लगा के इस एजेंसी को पूरा ब्रेकअप करके और उनको ये प्रेशराइज किया किसी भी तरह से गजेंद्र सिंह जी का नाम इन्वॉल्व करके और इस एफआईआर में, और झूठ ही होता है। आज माननीय न्यायालय ने उस झूठ पर पर्दा साफ कर दिया और माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि आदेश है। इसके खिलाफ एसओजी और भी अगर कोई पीड़ित है जाना चाहे तो भली जा सकता है, परंतु सत्य बात हमेशा इस न्यायालय के आशीष जी, फाइनल कमेंट मेरा आपसे, ये अच्छी बात है कि भाई आपके बड़े नेता इस केस में क्लीन निकले हैं, लेकिन वहीं से बड़े नेता की जिम्मेदारी बनती है कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, जिनके साथ ठगी हुई उनके साथ इंसाफ हो। क्या इस दिशा में मैं दोनों को इन्वॉल्व कर रहा हूं? अगर ये स्टेट इशू है तो बीजेपी की सरकार है, अगर ये सेंटर इशू है तो भी बीजेपी की सरकार है। किसी भी सूरत में आप उनसे आंखें चुराकर भाग नहीं सकते हैं सर। नहीं विजेंद्र जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। चाहे ये हम इसको कह रहे हैं कि ये मल्टी स्टेट इशू है, लेकिन राजस्थान की जो एसओजी है और राजस्थान की पुलिस है वो इसमें सक्षम थी कि वो दूसरी स्टेट में जाकर के भी इस पे कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन जिस तरह से उसको डिरेल किया गया। छोड़िए ना पीछे जो हुआ, नहीं अब मुझे बताइए ना क्या बिल्कुल दूसरी स्टेट में जा ही नहीं सकती, दूसरी स्टेट कार्रवाई नहीं करने देगी। प्राथमिकता रहेगी विजेंद्र जी कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो पीड़ित है उनको इसमें न्याय मिले। आप मान के चलिए यही प्राथमिकता है हमारी। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सभी का शुक्रिया। इस पूरे मामले के अंदर एक सत्य की जीत आज हुई है और असली सत्य की जीत तब होगी जब इस पूरे केस के अंदर जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिलेगा। नमस्कार।